इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन, अगर किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई खराबी है तो वो भी कैसे कंसीव कर सकता है। डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर है तो वो क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये वीडियो जो है इसका मेन फोकस रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया फिजिकल, मेंटल और सोशली एक इंसान की वेलबींग के बारे में बात करता है। जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली सारे एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हम बात करेंगे। एक इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अच्छा होना और अगर उसमें कोई भी खराबी है तो उस चीज के बारे में जानकारी लेना कि कैसे उसको क्योर किया जा सकता है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई इश्यूज आते हैं, मान लीजिए कोई फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो कंसीव ना करने की वजह से उनके खुद के दिमाग में कितनी सारी टेंशन रहेगी स्टूडेंट्स, तो उसको कहा जाएगा मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग भी होना चाहिए। इसके अलावा सोसाइटल भी कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है एक ह्यूमन पे रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। किस चीज के लिए? एक तो राइट टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो सके। अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड है किसके साथ? ओवर पॉपुलेशन के साथ। जितने अगर डिजायरेबल प्रेगनेंसी है वो ही हो सके, वो भी तभी होगी जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ज्ञान होगा। और प्रेगनेंसी हो तो राइट नंबर में हो, जैसे आजकल है ना, आजकल ये चला हुआ है हम दो हमारे दो। इनफैक्ट आजकल तो ये इनफैक्ट कहूंगी कि ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम दो हमारा एक, ताकि इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सके। इस चीज के लिए जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फीमेल फीटिसाइड जो जब गर्भ में ही पता लग जाता है कि एक बच्चा जो है वो फीमेल है, उसको वहीं पे मार दिया जाता है। लेकिन उसकी वजह से भी तो कितने नुकसान हो सकते हैं। फीमेल फीटिसाइड, सबसे पहले तो आपको ये पता है जेंडर रिवील करना, एक बेबी का जेंडर रिवील करना जब वो फीटस के अंदर है तो वो ही कानूनी जुर्म है, और इस चीज को भी रोकना होगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, काफी सब फीमेल्स के बारे में आपने ऐसा सुना होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कम ज्ञान होने के कारण काफी सारी फीमेल्स तो बेबी को पैदा करते हुए भी मर जाती हैं, या बेबी उनकी वूम में होता है जब वो कंसीव करती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही ज्ञान होगा तो उस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी अवॉइड किया जाएगा, कम किया जा सकेगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर ज्ञान होगा तो ये भी पता लगेगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कैसे रोका जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ज्ञान हो तो। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ज्ञान होगा तो बच्चा जो होगा वो आगे के लिए उसमें कम डिजीजेस होंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहले तो जरूरी है मदर के लिए, और फिर मदर के बाद जरूरी है चिल्ड्रन के लिए, जो उसका बेबी है। अगर मदर से न्यूट्रिशन ली हुई है, अगर उनको पूरा ज्ञान है, अगर उन्होंने पूरी अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ पे ध्यान दिया हुआ है, तो वो बच्चे की भी सही तरीके से केयर कर पाएंगी।
और बच्चे की सही तरीके से केयर कर पाएंगी, मतलब बच्चे के अंदर डिजीजेस नहीं होंगे स्टूडेंट्स। और जो आजकल बढ़ते सेक्स क्राइम्स हैं उसके बारे में भी, उसको भी, जो बढ़ते हुए क्राइम्स है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इसके साथ भी लिंक है। तो ये सारी जगह हैं जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ काम करती है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ वीडियो की बिगिनिंग में कि हम दो हमारा एक वाला लॉजिक ही इंडिया जैसी कंट्री के लिए सही रहेगा, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ उन सारी ज़रूरतों को, उस पॉपुलेशन की, उस आबादी की सारी ज़रूरतों को भी तो पूरा करना है ना। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि राइट टाइम पे बच्चा प्लान करना। दो बच्चों के बीच में अगर एक बेबी हो गया तो दूसरे बच्चे, एक पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में एज का थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2.5 साल का फर्क रहना चाहिए स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, कंट्रोल क्या कहा जाता है कि फैमिली की इनकम जिस तरीके से है ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से बच्चों को भी प्लान करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की फैमिली कंडीशन जो है वहां पर ज्यादा अच्छी इनकम नहीं है, इनकम बहुत ज्यादा कम है, तो बच्चों को भी वैसे ही प्लान करना चाहिए। वहां पर या तो एक बच्चा हो या तो 2 बच्चा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर बेबी हुआ है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उतनी ज्यादा उनकी जरूरतें होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही बच्चा हो ताकि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। तो फैमिली इनकम के हिसाब से बेबी की प्लानिंग होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग। और चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बेबी प्लान करने का पेरेंट्स के लिए सबसे राइट टाइम, आइडियल टाइम माना जाता है कि 25 साल से 35 साल तक के बीच में ही बेबी को प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इंसान के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। तो एक फीमेल इजीली एक बच्चे को अपने वोम में कैरी कर सकती है। तो ये चीजें हैं स्टूडेंट्स फैमिली प्लानिंग के साथ रिलेटेड। आगे बात करें, एक बात आ गई फैमिली प्लानिंग, तो दूसरी बात आ गई प्रेगनेंसी प्लानिंग। प्रेगनेंसी प्लानिंग मतलब कि अनडिजायरेबल प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना है, ठीक है। और ज्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर एक ही बच्चा है तो उसकी पूरी हेल्थ, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी उसकी एजुकेशन के ऊपर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए, ठीक है। जितनी एक फैमिली की इनकम है उसी हिसाब से बेबी को प्लान किया जाए, ठीक है। अब फैमिली प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं स्टूडेंट्स, कि फैमिली प्लानिंग के लिए क्या किया जाता है कि बर्थ कंट्रोल, डिफरेंट मेथड्स आते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी को राइट टाइम पे होने के लिए और अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इनमें से कुछ मेथड्स हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। कुछ मेथड्स होते हैं नेचुरल मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को डिले करने के बैरियर मेथड्स, कुछ मेथड्स को कहा जाता है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, कुछ में आ जाता है ओरल पिल्स और इंजेक्शंस, और कुछ में आ जाता है सर्जिकल मेथड्स। इन सारे मेथड्स को कि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए हम इन सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल मेथड्स में क्या होगा, बैरियर मेथड्स में कैसे प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस क्या हैं जिससे प्रेगनेंसी रुक सकती है, या ओरल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक पिल आती है मार्केट में जिसका नाम है सहेली, ठीक है। तो ये पिल कहा जाता है कि ये पिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एक फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। या डिफरेंट स्टूडेंट सर्जिकल मेथड्स भी किए जाते हैं, डायरेक्टली सर्जरी ही की जाती है जिससे प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो सकती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल मेथड्स के बारे में।
नेचुरल मेथड्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। एक मेथड जो हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले, वो है स्टूडेंट्स कोइटस इंटरप्टस। देखो ये एक नेचुरल मेथड है। दूसरा मेथड आ गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड तीसरा मेथड आ गया स्टूडेंट्स लैक्टेशनल एमेनोरिया। इन मेथड से, नेचुरल मेथड से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। देखिए कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान जब एक मेन इजैकुलेट करने वाला होता है सेमन को, उस टाइम पे ही मेल जेनाइटल ऑर्गन को डायरेक्टली फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो भी इंसेमिनेशन हो, जो भी सेमन की प्रोडक्शन होगी, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ना जा सके। जब स्पर्म ही फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी कैसे होगी? स्पर्म और ओवम ही फर्टिलाइज नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी डिले हो जाएगी। इसे कहा जाता है कोइटस इंटरप्टस और एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब आ गया कि देखिए स्टूडेंट्स, फीमेल में एक पीरियोडिक साइकिल चलता है। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे कैलेंडर भी बनाया हुआ है एक। तो फीमेल का एक पीरियोडिक साइकिल चलता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज आता है स्टूडेंट्स ओवुलेशन वाला, जहां पर सबसे ज्यादा फीमेल की फर्टिलिटी रेट हाई होता है। जब फीमेल एग को रिलीज करती है स्टूडेंट्स, वो टाइम सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड माना जाता है कि अगर इस टाइम पे कॉपुलेशन हुआ, मेल और फीमेल का कॉपुलेशन हुआ स्टूडेंट्स, तो वहां पर प्रेगनेंसी होने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो क्यों ना इस फर्टाइल पीरियड में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए, ताकि फर्टाइल पीरियड के दौरान, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के, तो जब इसी टाइम पे इसको अवॉइड कर दिया जाएगा, इसी को कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। जब ये अवॉइड हो जाएगा तो प्रेगनेंसी खुद ब खुद डिले हो जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट नेचुरल मेथड हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया वो वाला टाइम होता है जब एक फीमेल, याद है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फीमेल जब बेबी को बर्थ देती है उसे कहा जाता है पार्चुरेशन। लेकिन जब बेबी बर्थ ले लेता है तो उसके बाद जो फेज होता है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है लैक्टेशनल फेज। लैक्टेशनल फेज मतलब वो फेज जब बच्चा अपनी मदर के मिल्क पे फीड करता है। इस टाइम पे स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा तो ओवुलेशन कहाँ से होगा? जब फीमेल की बॉडी में एग ही रिलीज नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, जब एग ही रिलीज नहीं हो रहा तो स्पर्म, चाहे फीमेल की बॉडी में स्पर्म फिर चाहे कितना मर्जी मोटाइल क्यों ना हो स्टूडेंट्स, उस वाले पीरियड में फर्टिलाइजेशन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये है 3 नेचुरल मेथड्स जिससे प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है। कोइटस इंटरप्टस मतलब इंसेमिनेशन को इंटरप्ट कर देना है। फर्टाइल पीरियड में फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड रहता है उसके दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया वाले फेज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी जाए तो उस वाले फेज को थोड़ा सेफ माना जाता है। ये है सारे के सारे नेचुरल मेथड्स। अब नेचुरल मेथड्स हैं तो इनकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज तो सबसे बड़ी यही है कि कोई केमिकल का इंटेक तो यहाँ पर किया नहीं जा रहा, तो इसके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि इसके फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कोइटस इंटरप्टस, क्या पता कि इंसेमिनेशन जो उन्हें लग रहा है, क्या पता सेमन रिलीज हो चुका है अंदर, या क्या पता एक फीमेल को अपने पीरियोडिक साइकिल के बारे में राइट काउंट है ही नहीं और उन्हें लगता है कि ओवुलेशन इस फेज में हुआ है तो ये मेरा फर्टाइल पीरियड है, जबकि वो डेट आगे पीछे भी तो हो सकती है ना। और लैक्टेशनल एमेनोरिया वाले केस में भी ओवुलेशन किसी जगह पे होने के चांसेस रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है वो मेथड जिससे प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है नेचुरल मेथड से।
अब नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट्स बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई फीमेल के एग को, ओवम को, और मेल के गैमेट यानी कि स्पर्म को, दोनों को आपस में मिलने ही नहीं देना, दोनों की आपस में इंटरेक्शन ही नहीं देनी, दोनों के बीच में एक बैरियर खड़ा कर देना है स्टूडेंट्स। तो इसे कहा जाता है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड की 2 बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं। एक मेथड कहलाता है, एक को कहा जाता है कॉन्डम्स जहां पर मेल के जेनाइटल ऑर्गन में इस बैरियर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ आ जाता है बैरियर मेथड में सर्वाइकल कैप्स, जो कि फीमेल की बॉडी में इस्तेमाल की जाती है। बैरियर मेथड एक मेल बॉडी में, दूसरा फीमेल की बॉडी में। इसकी तो एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज है यहाँ पर कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने को ये बचाता है बैरियर मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो तीसरा मेथड जिससे प्रेगनेंसी को डिले किया जाता है, इस मेथड का नाम है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, नाम से ही पता लग रहा है कि यूट्रीन का मतलब हो गया यूट्रस मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कुछ डिवाइसेस जो हैं स्टूडेंट्स वो इम्प्लांट कर दी जाएंगी, इंसर्ट कर दी जाएंगी, जिससे फीमेल की बॉडी में अगर कोई एग फर्टिलाइज भी हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो उसे वहीं पर रप्चर कर दिया जाएगा, उसे वहीं पे खत्म करवा दिया जाएगा इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस में। ओके स्टूडेंट, फीमेल की बॉडी में ही, फीमेल की यूट्रस में ही कोई डिवाइस इंसर्ट की जाएगी। इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी। एक है बच्चों कॉपर आईयूडीज, और दूसरी आगे स्टूडेंट्स हार्मोनल आईयूडीज। आईयूडीज मतलब कि इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। ओके, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। तो कॉपर आईयूडीज में क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉपर आईयूडीज में कॉपर वाला एक डिवाइस इम्प्लांट कर दिया जाता है। कॉपर वाला डिवाइस नहीं कहूंगी, इनफैक्ट मैं कहूंगी ऐसी इंट्रायूट्रीन डिवाइस डाल दी जाती है जो कॉपर को रिलीज करती है। और जब ये डिवाइस जो आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रही है, ये आ गया यूट्रस, और यूट्रस के बीच में ये आ गई स्टूडेंट्स कॉपर इंट्रायूट्रीन डिवाइस। ये डिवाइस क्या करेगी? कॉपर को रिलीज करेगी, और जब ये कॉपर को रिलीज करेगी ना स्टूडेंट्स, तो कोई भी स्पर्म जो इस फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में आएगा ना स्टूडेंट, तो वो एकदम से इमोबिलाइज हो जाएगा, उसकी मूवमेंट करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो जब स्पर्म ही बेहोश पड़ गया, जब स्पर्म ही इमोबिलाइज हो गया, तो वो एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? ना होगा फर्टिलाइजेशन, ना होगी प्रेगनेंसी। एक आ गया कॉपर आईयूडी, तो दूसरा आ गया स्टूडेंट हार्मोनल आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडीज में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? बेसिकली प्रोजेस्टिन हार्मोन रिलीज करवाई जाती है। ये भी ऐसी इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस होंगी जो प्रोजेस्टिन हार्मोन को रिलीज करेंगी, और प्रोजेस्टिन हार्मोन के रिलीज होने से जो म्यूकस, जो यहाँ पर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट्स फीमेल के जेनाइटल ट्रैक के अंदर, वो ज्यादा स्टिकी हो जाता है। स्टिकी होने का मतलब वो थोड़ा ज्यादा थिक हो जाता है। अब वो ज्यादा थिक हो गया, ज्यादा स्टिकी हो गया, तो जो सेमन है, जो स्पर्म है, वो तो वहीं पे चिपक के रह जाएगा, वो तो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। तो हो गई ना यहाँ पे, जब वो यहाँ पर भी स्पर्म की मोबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जब स्पर्म ही अगेन मूव नहीं कर पाएगा, तो ना होगी फर्टिलाइजेशन, ना होगी प्रेगनेंसी। 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए अभी तक, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। इनकी एडवांटेजेस ये हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट डिवाइसेस है, प्रेगनेंसी होने के बिल्कुल 0 चांसेस, और इनकी साइड इफेक्ट भी काफ़ी कम है।
लेकिन डिसएडवांटेज तो इसका सबसे बड़ा ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर एक पार्टनर को है तो वो दूसरे पार्टनर तक जाने का भी खतरा बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन मैथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन मैथड्स का मतलब हो गया या तो पिल्स का इंटेक करना है या तो इंजेक्शंस का इंटेक करना है, ठीक है, जिससे जो प्रेगनेंसी होगी वो डिले हो सकती है। अब कॉन्ट्रासेप्शन मैथड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, पिल या इंजेक्शंस का इंटेक किया जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिव मैथड रहता है क्योंकि ये ना होने देगा ओवुलेशन। जब ना ही होगा एग रिलीज, तो एग ही नहीं रिलीज हुआ तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा, स्पर्म। काफ़ी इफेक्टिव मैथड है ये और ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। डिसएडवांटेजेस इसके लेकिन ये है कि यहाँ पर नोजिया दैट इज वॉमिटिंग काइंड ऑफ फीलिंग कॉन्टिन्यूटी में रह सकती है, वेट गेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और हेडेक होने के चांसेस होते हैं पिल्स और इंजेक्शंस के केस में। और कुछ पिल्स तो ऐसी होती हैं जो कुछ साइकिल तक, कुछ देर तक, लाइक 21 डेज तक कॉन्टिन्यूटी में लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पिल्स का इंटेक होगा मतलब केमिकल का ज़्यादा इंटेक हो रहा है, तो केमिकल तो बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। अब लास्ट मेथड स्टूडेंट जिसको कहा जाता है सर्जिकल मेथड, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ये मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। अब बारी किसकी है, सर्जिकल मेथड्स की। तो सर्जिकल मेथड्स में स्टूडेंट्स, सर्जिकल मेथड बात नाम से ही बता रहा है कि डायरेक्टली सर्जरी करवा दी जाएगी। सर्जरी किसकी, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही ट्रैक की ही सर्जरी करवा दी जाएगी या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की सर्जरी करवा दी जाएगी। सर्जरी का मतलब कि मेल की वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म्स को लेके आती थी, क्या नाम था उसका नाम था स्टूडेंट्स वास डिफरेंस, और फीमेल की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ तो फेलोपियन ट्यूब को ही ब्रेक कर दिया जाएगा, हल्का सा उसको रप्चर कर दिया जाएगा ताकि एग रिलीज हो भी तो वो उस रास्ते आगे ना आ सके। और मेल में वास्ट डिफरेंस मतलब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही स्टूडेंट्स क्या कर दिया जाएगा, रप्चर कर दिया जाएगा, थोड़ा सा कट कर दिया जाएगा ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में से किसी एक का प्रोडक्शन को ही खत्म कर दिया जाए। ओके, तो लेकिन स्टूडेंट्स इसका ध्यान देना कि ये बिल्कुल टर्मिनल मेथड है, कि एंड मेथड है, बिल्कुल प्रेगनेंसी को ये रोक ही देगा, परमानेंटली ब्लॉक कर देगा मेल गैमेट के ट्रांसफर को। जब एक इंसान गैमेट प्रोड्यूस कर पाता है तो वो इंसान फर्टाइल होता है, लेकिन जब उसके अंदर की गैमेट ट्रांसफर को ही खत्म कर दिया गया है कंप्लीटली, तो एक इंसान फर्टाइल नहीं स्टेराइल होता है। तो सर्जिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है कि ये कंप्लीटली जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है उसी को बंद कर देते हैं। मतलब अब एक इंसान के अंदर अगर मेल में हो रहा है तो मेल स्टेराइल हो जाएगा, फीमेल में हो रहा है तो फीमेल स्टेराइल हो जाएगी। मेल में जब वास्ट डिफरेंस वाले पोर्शन को हल्का सा, ये देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जब यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो इसे कहा जाता है वास्कुटॉमी। और जब फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है, उसका छोटा सा पोर्शन रिमूव किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। वास्कुटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी दोनों को आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हो। यहाँ पर फीमेल का फेलोपियन ट्यूब में रप्चर किया हुआ है और यहाँ पर मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक की वास्ट डिफरेंस को रप्चर किया हुआ है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही ये है। एडवांटेज भी यही है कि परमानेंट और डिसएडवांटेज भी ये है कि परमानेंट। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि क्या पता अगर कभी फीमेल या मेल को लेटर ऑन स्टेज में लाइफ में ज़रूरत पड़ गई किसी बेबी की,
तो अब वो परमानेंटली स्टेराइल हो गया है, अब वो बिल्कुल भी बेबी को बेबी की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि गैमेट ही नहीं बनेगा तो बेबी कहाँ से होगा, ना होगी प्रेगनेंसी ना होगा बेबी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उसे आधे रास्ते में ही रोक देना, ठीक है, जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी। इंड्यूस्ड अबॉर्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फीटस को किल कर दिया जाता है, एक जो बेबी है जो वॉर्म में अभी बन रहा है उस फीटस को किल कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, क्या जरूरत पड़ी एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। तो स्टूडेंट्स कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि जब एक प्रेग्नेंट विमेन की, प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी को खतरा रहता है, या फीटस की बॉडी को खतरा रहता है, या मदर की बॉडी को खतरा रहता है, वो कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई एमटीपी, ठीक है, वहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर स्टूडेंट्स रेप केसेस में अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, तो उन अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए भी एमटीपीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसके एडवांटेजेस है, लेकिन एडवांटेजेस ये डिसएडवांटेजेस से दूर नहीं है स्टूडेंट्स। एमटीपी की डिसएडवांटेजेस देखिएगा। सबसे पहले तो फीमेल फीटिसाइड का नंबर, मतलब कि ऑलरेडी जब एक इंसान को पता लग गया कि उसके वोम में बेबी गर्ल है, तो वो उस बेबी गर्ल को ही खत्म करने के लिए एमटीपी करवा देते हैं स्टूडेंट्स, जो कानूनन अपराध है, नहीं होता है ये। और रिस्क ऑफ इलीगल अबॉर्शन होता है कि इलीगली अगर अबॉर्शन करना है तो वहां इस एमटीपी में इसका भी खतरा है। सोशल स्टिग्मा अटैच टू अबॉर्शन, सोशल स्टिग्मा अटैच टू अबॉर्शन, और लास्ट में अनसेफ और फैटल भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ऐसे डॉक्टर से जिसको अच्छे से ज्ञान भी नहीं है इस चीज के बारे में, अगर उससे एमटीपी करवा दोगे तो वहां पर वो अनसेफ और फैटल जानलेवा भी साबित हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स एमटीपी के बारे में। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। हमने जब सबसे इफेक्टिव मेथड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे इफेक्टिव मेथड्स जहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है, तो वो कौन सा था? याद कीजिए, बैरियर मेथड्स। अगर आपके दिमाग में आया बैरियर मेथड्स तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉन्डम्स का इस्तेमाल या तो सर्वाइकल कैप्स का इस्तेमाल, उससे एसटीडीज प्रिवेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिजीजेस के नाम जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकते हैं, इनके नाम है, एक है स्टूडेंट्स गोनोरिया, एक है सिफाइलिस, एक है HIV एड्स, एक है जेनाइटल और एनल वार्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वायरल और फंगल इन्फेक्शंस हैं जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक फैल सकते हैं, और काफी सारी इनमें से डिजीजेस फेटल भी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। काफी सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि जो HIV एड्स है ना स्टूडेंट्स, अगर वो मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल की बॉडी में ये वायरस इफेक्ट कर गया, और अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई फीटस डेवलप होने लगे ना, अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उनके बेबी तक भी इस डिजीज के ट्रांसमिट होने का खतरा होता है, ठीक है। तो एसटीडीज को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तरीका तो मैंने आपको बताया, बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। बैरियर मेथड्स का जहां पर मैंने बताया आपको कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, या फिर पार्टनर जिसके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, उस पार्टनर की एक बार कंफर्मेशन जरूर इस चीज की होनी चाहिए कि उसका HIV टेस्ट पता होना चाहिए कि कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं।
मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड किया जाए और कंप्लीट, अगर एसटीडीज मान लीजिए किसी को हो गया है तो उसको कंप्लीट, अगर डायग्नोज हो गया है तो उसको कंप्लीटली ट्रीटमेंट भी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक तो हमने सारे जो मेथड्स पढ़े, हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए एक फीमेल जो है वो इनफर्टाइल है या एक मेल जो है वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब कि उनकी रिप्रोडक्शन की पावर, उनके रिप्रोडक्शन की पावर बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मान लीजिए कुछ केसेस में एग तो बन रहा है लेकिन एग हेल्दी नहीं है। कुछ केसेस में मेल की बॉडी में स्पर्म तो बन रहा है लेकिन वो स्पर्म उतना मोटाइल है ही नहीं कि एग के साथ जाके फ्यूज कर सके, ठीक है। तो उन केसेस में इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए, ताकि हर एक हर एक इंसान चाहे वो इनफर्टाइल है, चाहे उनकी बॉडी में हेल्दी रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, वो भी एक बेबी को, उनके पास भी एक बेबी हो, ठीक है। तो इन तरीकों को कहा जाता है कि एक इनफर्टाइल बॉडी में भी एक इनफर्टाइल ह्यूमन भी प्रेग्नेंट हो सके, एक इनफर्टाइल विमेन भी प्रेग्नेंट हो सके, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन टेक्निक्स को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मैथड्स हैं। वैसे हम डिफरेंट मैथड्स को डिस्कस करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक तरीका होता है आईवीएफ। मान लीजिए एक फीमेल का ओवम मेल गैमेट के साथ, मतलब मेल गैमेट उस तक ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रही। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फर्टिलाइजेशन कराने में मदद कराएंगी, जो प्रेगनेंसी को इंड्यूस कराने में मदद कराएंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन जो भी होती है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को, मतलब स्पर्म को और एग को, दोनों को आपस में फ्यूज कराया जाता है, लेकिन बॉडी से बाहर यानी कि लैब्स में, लेबोरेटरी कंडीशंस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराया जा सकता है। कुछ देर पहले एक मूवी आई थी गुड न्यूज, अगर आपने देखी होगी तो, अक्षय कुमार की आरा एडवाणी वाली वो मूवी थी जिसमें दिलजीत दोसांझ भी हैं। तो वो मूवी यही मैसेज दे रही है कि जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते वो भी कंसीव कर सकते हैं आईवीएफ से, ठीक है। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो होती है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये उन केसेस में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है जहाँ पर कि या तो फीमेल का फेलोपियन ट्यूब जो है स्टूडेंट्स वो डैमेज्ड है। जब फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज है, मतलब फेलोपियन ट्यूब ये वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फेलोपियन ट्यूब डैमेज है तो वहाँ पर भी आईवीएफ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म जो है, मेल गैमेट जो है वो काफ़ी पुअर है। पुअर मतलब उनकी मोटिलिटी, वो मूव करने की ताकत उनकी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जब स्पर्म की मोटिलिटी रेट कम है तो आईवीएफ हो सकता है। या जो फीमेल का फेलोपियन ट्यूब जो है वो डैमेज्ड है तो वहाँ पर भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले दोनों की फीमेल बॉडी मेल बॉडी दोनों के गैमेट्स को बाहर लैब कंडीशंस में फर्टिलाइज करवाया जाएगा। अब एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में जब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। अब उस जाइगोट को थोड़ी देर के लिए लेबोरेटरी कंडीशंस में ही डेवलप होने देना है
और फिर जाइगोट को सिलेक्ट करके, देखो एक एग के साथ फ्यूजन नहीं होगी, एक दो एग्स को कलेक्ट किया जा सकता है और जो सबसे हेल्दी एम्ब्रियो होगा ना स्टूडेंट्स, जो सबसे हेल्दी जाइगोट होगा उसको डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। दो किस्म के आईवीएफ हो सकते हैं, एक आ गया जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, जहां पर अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को ना थोड़ा अर्ली स्टेज में डाल दिया जाता है डायरेक्टली, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। अब ये उसी केस में हो सकता है जहां पर एक फीमेल की फेलोपियन ट्यूब हेल्दी है, ये उसी केस में हो सकता है। और दूसरा मेथड आ गया इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, कि ये जो एम्ब्रियो को थोड़े डेवलप होने देना है और फिर उसको डायरेक्टली यूट्रीन मतलब यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देना है। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज, दोनों की मिक्सिंग का मतलब है क्या, मिक्सिंग का मतलब है मेल गैमेट के न्यूक्लियस का फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ मिक्सचर करना है। अगर वो मिक्सचर जो है वो लेकिन बॉडी के आउटसाइड होगा, लैब कंडीशंस में होगा। अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब हेल्दी है तो फेलोपियन ट्यूब में ही डायरेक्टली एम्ब्रियो को डाल दिया जाएगा अर्ली स्टेज में, लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई खराबी है तो उसको यूट्रस में डाला जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि किसकी टाइप है, 8 की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो नाम से ही बताता है कि भाई अगर मेल का स्पर्म अगर लेस मोटाइल है या मेल के स्पर्म्स का काउंट अगर कम है तो उन्हें मेल की स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना कि स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में रिलीज तो हो जाता है लेकिन वो मूव ही नहीं, मान लो वो यहीं तक पहुंच पाता है, वो इधर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए जा ही नहीं पाता। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है सेमन को, स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आईसीएसआई का मतलब है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली एक एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको भी मेल फीमेल बॉडी के अंदर नहीं किया जाएगा, इसको भी फीमेल की बॉडी के बाहर ही किया जाएगा इंजेक्ट। मतलब ये भी तो एक आईवीएफ ही होगी ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक ही स्पर्म को एक ही हेल्दी एग के साथ फ्यूज करना है, मिक्स करना है, दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ना है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा आईसीएसआई। ये है आईसीएसआई की डायग्राम यहाँ पर, जहां पर एक ही स्पर्म, देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक ही स्पर्म है, एक ही एग है और इन दोनों को आपस में फ्यूज करवाया जा रहा है। दिस इज आईसीएसआई। मतलब एग स्पर्म भी हेल्दी है, ओवम भी हेल्दी है, लेकिन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि सब कुछ तो हो रहा है, एग भी बन रहा है, स्पर्म भी बन रहा है, लेकिन शायद वो एग वहां से रिलीज नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उस केस में आईसीएसआई दैट इज स्टूडेंट्स इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट मेथड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का 8 का सबसे लास्ट मेथड उन फीमेल्स में वो कपल भी प्रेग्नेंट हो सके जिनकी बॉडी में कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ इशू है। लास्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, गैमेट मतलब गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, कि गैमेट को ट्रांसफर करना है। अब गैमेट को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है ना स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक सारा का सारा सही है, लेकिन ओवरी जो है वो हेल्दी एग प्रोड्यूस ही नहीं, गड़बड़ी ओवरी में है, बाकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो सही है। तो
तो यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी डोनर का एग लिया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है और उसे इम्प्लांट किया जाता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर बाद में उस गैमेट का फ्यूजन हो सकता है मेल गैमेट के साथ। तो यहाँ पर हमें चाहिए डोनर ओवम होना ज़रूरी है किसमें स्टूडेंट्स, गिफ्ट में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है और क्या आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को डिले किया जाता है।